गरिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। आज काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, देंगे करोड़ों की सौगात। योगी सरकार ने किया अफसरों का देर रात तबादला। सीएम योगी ने ओलंपिक प्रतिभागियों को बढ़ाया हौसला। कांवड़ यात्रा का नया रूट प्लान तैयार। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया हिस्ट्री सीटर। आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद। मझवाजिया स्टेशन हुआ बनारस, संस्कृत में भी लिखा नाम। कॉल सेंटर से अमेरिकी को लगाए करोड़ों की चंपत। जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार, उल्मा ने जताई आपत्ति। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष समेत 1474 करोड़ रुपए की योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार शाम को ही बनारस पहुंच गए। पीएम के लिए शहर के चौराहे व प्रमुख मार्ग सज गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बीएचयू में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे कोरोना की तीसरी लहर के बाबत डॉक्टरों से संवाद करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री और जापान के राजदूत काशी क्योटो संबंध के तहत जापान सरकार की ओर से 146 करोड़ रुपए में निर्मित रुद्राक्ष का उद्घाटन संयुक्त रूप से करेंगे। पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से सोयना के हेलीकॉप्टर में बीएचयू आईआईटी के राजपुताना ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां जनसभा के पूर्व व विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सीवरेज, पर्यटन और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े 142 कार्य शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने 7 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और 4 उप निर्देशकों के तबादले कर दिए हैं। लखनऊ में अब तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बुलेंदु द्विवेदी इसी पद पर अयोध्या भेजे गए हैं। आजमगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निष्कर्ष सिंह को इसी पद पर मऊ स्थानांतरण किया गया है। मऊ से अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहे लालमन को इसी पद पर शामली। सत कबीर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय को सिद्धार्थनगर, रायबरेली की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती सुनीता देवी इसी पद पर बालिया, कानपुर नगर की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती वर्षा अग्रवाल को इसी पद पर भेजा गया। विभाग के लखनऊ मंडल के उप निदेशक राहुल गुप्ता को अब उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव व कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। देवी पाटन मंडल के उप निर्देशक अमरनाथ पांडे को चित्रकूट धाम, बरेली मंडल के उप निर्देशक जनमोहन सिंह को मिर्जापुर मंडल और अलीगढ़ मंडल की उप निर्देशक डॉक्टर अमृता सिंह को सहारनपुर मंडल का उप निर्देशक बनाया गया है। इसी क्रम में बाराबंकी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार को लखनऊ का नया जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में प्रतिभाग करने जा रहे सूबे के सभी खिलाड़ियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से वर्चुअल संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने टोक्यो ओलंपिक्स में प्रतिभाग करने जा रहे सूबे के सभी 10 खिलाड़ियों व एथलीट्स से बुधवार को अपराह वर्चुअल संवाद किया। योगी ने विश्वास जताया है कि इस बार टोक्यो से अच्छी खबर आएगी। शुभकामनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता जताई है। खिलाड़ियों का आह्वान किया है कि वे ओलंपिक्स के मेडल लेकर आएं और फिर उत्तर प्रदेश के लिए खुद ही खेल नीति तैयार करें। खिलाड़ियों की आश्वस्त किए कि प्रदेश में एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को जो भी सुविधाएं चाहिए अब मिलेंगी। इसको लेकर खिलाड़ी ही खेल विभाग के साथ मिलकर नीति तैयार करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार नया रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की कांवड़ पर रोक को लेकर अब यह माना जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर और बुलंदशहर के हार में ही कांवड़ उठेगी। ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा इन्हीं दोनों रास्तों पर रहेगा। कांवड़ को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूट प्लानिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। चूंकि अब गढ़मुक्तेश्वर और बुलंदशहर से आहार में ही कांवड़ उठेगी, इसलिए लूट ड्राइवर्स एंड प्लान भी शुरू कर दिए गया है। कांवड़ पटरी मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध कट बंद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बाकी विभाग ने भी समन्वय बनाकर कार्य शुरू कर दिया है।
पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार मीटिंग हो रही है। वहीं ड्रोन कैमरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है कि शहर में किन लोगों के पास ड्रोन कैमरे मौजूद हैं। मेरठ पुलिस इस संबंध में जल्दी नया प्लान आला अधिकारियों को भेज देगी। इसके अलावा कावड़ पटरी मार्ग पर लाइट लगाने, झाड़ियों को हटाने और टूटी रेलिंग सही करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में अप्रैल माह से हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमण के मृत कुल 2020 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बारे में अपर मुख्य सचिव पंचायत राज मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है और शासनादेश के अनुसार पंचायत चुनाव में चुनाव कमेटी में तैनात किए गए कर्मियों को कोविड-19 से चुनाव ड्यूटी के 1 महीने की अवधि में हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिए जाने की पात्रता तय की गई है। इन मृत सरकारी कर्मचारियों से सबसे अधिक 96 की संख्या अयोध्या में है। राज्य निर्वाचन आयोग को इस शासनादेश के साथ उच्च 2020 मृत सरकारी कर्मचारियों की सूची को उपलब्ध करवाई गई है। महराजगंज जिले के ब्रजमनगंज क्षेत्र के बनगढ़िया में बुधवार को देर रात पुलिस से मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। कड़ी सुरक्षा के बीच घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया है। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश टीशू उर्फ अकरम नौतनवा कस्बे के बहादुर शाह नगर वार्ड का रहने वाला है। वह थाना का हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ चोरी, लूट और छिनैती के 12 मुकदमे दर्ज हैं। ब्रजमनगंज थाना में भी बुधवार को एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस टीम जांच कर रही थी और उसी दौरान बनगढ़िया के पास वह बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ मिल गया। पुलिस पार्टी को देख वह फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में एक गोली टीसू उर्फ अकरम के बाएं पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया। घायल बदमाश के 2 साथी जंगल में फरार हो गए और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा आतंकवादी संगठन अल-कायदा की शाखा अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े होने के आरोप में पिछले रविवार को लखनऊ में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की कानूनी सहायता देगी। जमीयत उलेमा कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार 2 मुलजिम युवकों के परिवार के लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद से कानूनी सहायता मांगी है। उन्होंने बताया कि अनुरोध प्राप्त होने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर आरोपियों को कानून सहायता दी जाएगी। मदनी ने कहा है कि जमीयत के प्रयासों से अब तक सैकड़ों युवक आतंकवाद के मुकदमों से रिहा हो चुके हैं, जो यह प्रार्थनिक करता है कि जांच एजेंसी बगैर सबूत के धार्मिक पक्षपात के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और एक लंबे समय के बाद अदालतें उन्हें सम्मानजनक बरी कर देती है। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया था कि ये लोग अल-कायदा के उत्तर प्रदेश मॉड्यूल के मुखिया अमर हल्कमंडी के निर्देश पर अपने साथियों की मदद के आगामी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, खासकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने और मानव बम आदि द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हथियार तथा विस्फोटक भी जमा किया गया था। वाराणसी के मुंजवाजी स्टेशन की नई पहचान अब बनारस नाम से होगी। बुधवार को स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर मुख्य भवन पर बनारस के नाम का बोर्ड भी लग गया। नए बोर्ड पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदू में बनारस लिख दिया गया है। मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वाराणसी किए जाने का मांग लंबे समय से लंबित थी, जिस पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन की स्वीकृति दे दी। स्टेशन का नाम मुंडवाडी के स्थान पर बनारस करने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड के मिलते ही नाम बदलने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही काशी के विद्युत जन की मांग पर इस स्टेशन के नाम पट्टिका को संस्कृत में भी इसका नाम अंकित किया गया है। वाराणसी के साथ ही काशी और बनारस की क्षेत्रीय लोकाचर की भाषा भी प्रसिद्ध है। यहाँ पहले से वाराणसी, काशी और वाराणसी सिटी के नाम से 3 स्टेशन हैं। बनारस के नाम से कोई स्टेशन नहीं था। क्राइम ब्रांच और काकादेव पुलिस ने कानपुर के नवीन नगर में 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे ठगी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ दिया है। कॉल सेंटर के नाम पर अमेरिकी नागरिकों के सिस्टम का डाटा हैक किया जाता था। गैंग तक 9 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 7 करोड़ की ठगी कर चुका है। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाला मास्टरमाइंड मोहिंद्र शर्मा 1 साल से यह नेटवर्क चला रहा था। उसने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पिछले साल लॉकडाउन में दिल्ली की एक कंपनी से संपर्क में आने के बाद यह कॉल सेंटर खोल दिया गया। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शातिरों ने अब तक 12,000 लोगों की ठगी का शिकार बनाया है। कंप्यूटर की 27 हार्ड डिस्क,
अलग अलग बैंकों के 16 ATM कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, DL, 5 मोबाइल, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का डेबिट कार्ड, 2 पैन कार्ड और होटल ताज का मेंबरशिप कार्ड बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बरेलवी मसलन के उलेमा ने आपत्ति और नाराजगी का इजहार किया है। दारुल उलूम शाना आला हजरत के प्रिंसिपल मौलाना शिराउद्दीन कादरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इंसानियत के खिलाफ है। इस कानून को ना लाकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान देने की जरूरत है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सदस्य मौलाना मोहम्मद हुसनैन खान का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना प्रकृति की मंशा के साथ छेड़छाड़ करना है। किसके बच्चे होना है, किसके नहीं होना है, ये कुदरत का निज़ाम है। इस कानून के तहत बहुत से गरीब लोग सरकारी लाभ पाने के वंचित रह जाएंगे, जिससे देश में गरीबी, भुखमरी और भी ज़्यादा फैलेगी। उलेमा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आने वाले कानून शरियत के खिलाफ ऑल इंडिया तामिज उलमाए इस्लाम राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति का हम मुखालफत करते हैं और आज बहुसंख्यक समुदाय का एक बड़ा तबका भी इस कानून के खिलाफ मैदान में खड़ा है। शरीयत में भी इसकी इजाजत नहीं है। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।